The Prime Minister of Nepal has resigned as deadly protests continue across the country. 9 सितंबर को नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ, शायद ऐसे प्रोटेस्ट दुनिया के किसी और कंट्री में इतनी इंटेंसिटी के साथ कभी नहीं हुए होंगे। नेपाल में जेनजी के यूथ जो 11 से 28 साल के हैं, उन्होंने बस सोशल मीडिया पे ही नहीं बल्कि स्ट्रीट पे भी अपनी पावर दिखाई। और ये प्रोटेस्ट सिंपल प्रोटेस्ट नहीं था, ये वो मोमेंट था जिसमें इतने सारे इंसिडेंट हुए कि जिसमें से कुछ ऐसे थे कि जो आप सोच भी नहीं सकते। बिना किसी वार्निंग के स्ट्रीट जल उठे, ट्रैफिक रुक गया और लोगों का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल से बाहर हो गया। Chaos in Kathmandu. Protesters stormed and set fire to parliament, sending thick plumes of smoke into the sky. और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये यूथ जो सिर्फ एक हैशटैग से शुरू हुआ एंगर और फ्रस्ट्रेशन लेके आए थे, 24 घंटे के अंदर नेपाल की पूरी गवर्नमेंट को कोलैप्स कर दिया। हाँ, आपने सही सुना, एक दिन में पूरी पॉलिटिकल सिस्टम हिल गई। इस कोलैप्स के पीछे सिर्फ एक रीजन नहीं था, करप्शन, सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शन, पॉलिटिकल के प्रिविलेज लाइफस्टाइल और आम लोगों की प्रॉब्लम ने मिलके यूथ के अंदर एक आग लगा दी। हर सोशल मीडिया फीड, हर स्ट्रीट और हर एलिवेस एक ही चीज से भर गई, एंगर, फ्रस्ट्रेशन और जस्टिस का डिमांड। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे नेपाल के जेनजी ने एक वायरल ट्रेंड और फ्रस्ट्रेशन से शुरू करके स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट किया और एक हिस्टोरिक मोमेंट क्रिएट किया। आइए डिटेल में देखते हैं नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट के सब इंसिडेंट, रीजन और उनके जो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 2025 के सितंबर में नेपाल में जो जेनजी प्रोटेस्ट हुए वो शुरू हुए एक गवर्नमेंट के नेशन वाइड सोशल मीडिया बैन के वजह से। ये बैन 26 पॉपुलर प्लेटफॉर्म पे लगा, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, ट्विटर, व्हाट्सएप। नेपाल के यूथ जो सोशल मीडिया का यूज करते हैं एजुकेशन, जॉब, नेटवर्किंग और पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए, उन्होंने इस बैन को एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर अटैक और अपनी आवाज को दबाने की कोशिश के रूप में देखा। लेकिन ये प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक लिमिटेड नहीं रहे। जेनजी के यूथ ने अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिखाया, सिस्टमेटिक करप्शन, नेपोटिज्म और ये हाईलाइट हुआ सोशल मीडिया कैंपेन #NepoKit के थ्रू, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो 20% से ज्यादा थी। बहुत से यंग प्रोटेस्टर डिमांड कर रहे थे ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी और करप्ट प्रैक्टिस का एंड। मूवमेंट का कोई लीडर नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया और यूथ कलेक्टिव के थ्रू ये रैपिडली मोबिलाइज हो गया। इसी कारण से नेपाल के प्रोटेस्ट में काफी अनरेस्ट हुआ। गवर्नमेंट बिल्डिंग में आर्सन, सिक्योरिटी फोर्स के साथ क्लैशेस जिसमें 19 क्रॉस डेथ और 100 ऑफ इंजरीज हुए। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली रिजाइन करके देश से भाग गए। प्रोटेस्ट के प्रेशर की वजह से सोशल मीडिया बैन की लिफ्ट होने के बाद मूवमेंट ऑलरेडी बॉर्डर, पॉलिटिकल चेंज और सिस्टमेटिक रिफॉर्म के डिमांड में एक्सपेंड हो चुकी थी। नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट का मेन रीजन था कैपिटल सिटी काठमांडू, खासकर माइतीगर मंडला, न्यू बानेश्वर और फेडरल पार्लियामेंट बिल्डिंग के आसपास। यहीं पर सबसे बड़े गैदरिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ सबसे इंटेंस क्लैशेस हुए। काठमांडू के अलावा प्रोटेस्ट ने नेपाल के कई और मेजर टाउन और सिटीज में भी स्प्रेड हो गए, जैसे दमक, बिरतामोड़, इटहरी, विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, पोखरा, बीरगंज, बुटोल, भैरवा, तुलसीपुर, धनगढ़ी और चितौन। तो जबकि काठमांडू एपिक सेंटर था, जेनजी प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट पूरे देश के अर्बन सेंटर में महसूस किया गया। नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान एटलीस्ट 19 लोगों की जान चली गई और 300 से ज्यादा लोग इंजर हुए, जब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने लेथल फोर्स का यूज किया 8 सितंबर 2025 को। इन फैटलिटीज में बहुत सारे यंग प्रोटेस्ट शामिल थे। कुछ स्कूल यूनिफॉर्म में और इंजरीज काठमांडू और दूसरे सिटीज में रिकॉर्डेड हुई। कुछ रिपोर्ट में बाद में डेथ टोल 25 से 30 तक और इंजरी 1000 से ज्यादा बताए गए, क्योंकि हॉस्पिटल अभी अफेक्टेड लोगों को ट्रीटमेंट कर रहे थे। लेकिन सबसे वाइडली कंफर्म फिगर है 19 डेथ और 300 प्लस इंजर्ड। सबसे इंटेंस क्लासेस के दौरान 8 सितंबर के बाद प्रोटेस्टर को फेस करना पड़ा टीयर गैस, वाटर कैनन्स, रबर बुलेट्स और लाइव एम्यूनिशन, क्योंकि वो सोशल मीडिया बैन और ब्रॉडर इश्यू जैसे गवर्नमेंट करप्शन और नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इस वायलेंट सिचुएशन के बीच गवर्नमेंट ने मल्टीपल सिटीज में कर्फ्यू लगाया, इंक्लूडिंग काठमांडू, ताकि सिचुएशन कंट्रोल में ला जा सके। सरकार ने प्रैक्टिकली हाथ खड़े कर दिए थे, मतलब उन्होंने छोड़ दिया था। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज जो नॉर्मली क्राउड कंट्रोल करते
वो भी एक तरह से कंफ्यूज और हेल्पलेस हो गए थे। एक तरफ ऑर्डर था क्राउड को कंट्रोल करो, लेकिन दूसरी तरफ क्राउड इतना ज्यादा था कि उसे कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। काठमांडू के हट में सिंह दरबार और बालुआटार के आसपास पुलिस लाइन बना के खड़ी थी, लेकिन यूथ का जोश इतना जबरदस्त था कि उनकी डंडियां भी बेकार लग रही थी और दिल में एक ही बात था, इन क्रॉप लीडर को अब जवाब देना ही होगा। जब 9 सितंबर की शाम हुई तब तक गवर्नमेंट के अंदर भी पैनिक मोड था। मिनिस्टर एक दूसरे को फोन कर रहे थे, लेकिन कोई भी क्लियर डिसीजन नहीं ले रहा था। कुछ रिपोर्ट तो ये तक कह रही थी कि होम मिनिस्ट्री के अंदर ही डिवाइड था। एक ग्रुप बोल रहा था फोर्स यूज करो और दूसरा ग्रुप बोल रहा था अगर और फोर्स यूज किया तो देश सिविल वार मोड में चला जाएगा। इसी बीच क्राउड ने लीडर के घरों को घेरना शुरू किया। ऐसे लग रहा था जैसे सरकार ने कंट्रोल कम्प्लीटली छोड़ दिया हो, बस साइड पे खड़ी देख रही हो। और ग्रुप ने कल्चरल सिंबल को भी टारगेट किया, ये कहकर कि जब तक सिस्टम साफ नहीं होता हम अपनी हेरिटेज भी इनके हाथ में नहीं छोड़ेंगे। इसी वक्त सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब यूथ ग्रुप में टेलीकॉम बिल्डिंग, मीडिया हाउसेस और डिजिटल ऑफिसेस पर भी आग लगा दी। उनका कहना था जब ट्रूथ को ब्लॉक कर दिया जाए, जब आवाज को सेंसर कर दिया जाए तो मीडिया बिल्डिंग को बचाने का कोई मतलब नहीं। ये मूवमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं रहा, ये एक ऐसा इमोशनल ब्लास्ट बन गया जिसमें नए नए फेसेस क्राउड के अंदर घुस रहे थे और फिर टारगेट कर रहे थे नेपाल की उन्हीं प्रॉपर्टीज को जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए होप्स और ड्रीम का सिंबल थी। कुछ लोग एग्री नहीं करते, उनका कहना था कि ये ओवर रिएक्शन है, लेकिन ग्राउंड पे खड़े हुए जेनजी यूथ बोल रहे थे जब हमारा आज और हमारा कल बर्बाद हो रहा है तो हम उन्हीं सिंबल को तोड़ देंगे जिसे हमें धोखा मिला है। और इसी तरह एक एक करके नेपाल के वो बिल्डिंग जो रेस्पेक्ट की कैटेगरी में आती थी अब सब रेसिस्टेंस का सिंबल बन गई। और आखिरकार नेपाल का वो दिन आ गया जहां जेनजी यूथ ने एक चीज क्लियर कर दी, ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक जेनरेशन का वार था अपना फ्यूचर के लिए। जब सिंह दरबार की दीवारें जली, जब पार्लियामेंट के गेट गिर गए, जब करप्शन नेता के घरों से बंडल अप कैसे सड़क पर बिखर गए, तब एक आवाज नेपाल के कोने कोने में गूंज गई, हमें धोखा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सच्चाई और न्याय चाहिए। सरकार ने कंट्रोल खोने के बाद आर्मी तक उतार दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यूथ ने सिस्टम को हिला दिया। आज भी उन आग के निशान काठमांडू के दीवारों पर दिखते हैं और उन्हें देखकर एक ही सवाल उठते हैं, क्या ये आग सिर्फ बिल्डिंग को जला गई या फिर पुराने करप्ट सिस्टम को भी रख कर गई? जो भी हो, नेपाल के इतिहास में 2025 के जेनजी प्रोटेस्ट हमेशा याद रखे जाएंगे। एक रिमाइंडर कि जब एक जेनरेशन उठता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता।